रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज के टॉपिक नीतिगत आयाम का लेक्चर नंबर 4 है और इस वीडियो में हम नीतिगत आयाम के पार्ट 3 के दूसरे टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग या वित्तीय समावेशन की योजनाएं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको फ्री में अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS की स्थापना की गई थी। तो वह की गई थी वर्ष 1992 में। सन 1992 में LERMS की स्थापना की गई थी, या आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। तो वह स्थित है मुंबई में। मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है आपका आरबीआई का मुख्यालय या हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। तो वह है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही आरबीआई का प्रतीक है, वह है एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। जो बंगाल टाइगर है वह एक ताड़ के पीछे, एक ताड़ के पेड़ के सामने खड़ा हुआ है, वह प्रतीक है आरबीआई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी कौन से सन में? वर्ष 1806 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो उसे वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया था, ठीक आज़ादी के कुछ साल बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। तो वह किया गया था, चेंज किया गया था उसे वर्ष 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को उसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को चेंज करके भारतीय स्टेट बैंक कौन से सन में किया था। तो वह किया था वर्ष 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया था? तो वह किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। इन तीनों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, और वो तीनों बैंकों के नाम हैं बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था? वह था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक एक लौता ऐसा बैंक था, नेशनल बैंक था, जो भारतीयों का द्वारा प्रबंधित सबसे पहला बैंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक दर या फिर इसे कहते हैं बैंक रेट, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। इसका ये अर्थ होता है बैंक रेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक या वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, वह होती है ब्याज दर, बैंक दर के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी की घोषणा की गई थी। तो सबको पता होगा कि नोटबंदी कब करी गई थी मोदी जी द्वारा? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करी गई थी। मोदी जी ने इसका ऐलान किया था। वह तारीख थी 8 नवंबर सन 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही, वह समिति जो भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है, वह है एस पद्मनाभन समिति। जो एस पद्मनाभन समिति है, वह भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषय में से अनुशंसाओं में से संबंधित है वह समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो वह संख्या है 12। यह आप इसे याद रखिएगा। कितनी संख्या है बैंकों की? 12। अक्टूबर 2020 तक उस जानकारी के हिसाब से भारत में टोटल बैंक, जो क्षेत्रीय बैंकें हैं, सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकें, उनकी संख्या है टोटल 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किस बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वह है संबंधित बैंक। वह संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो वह व्यवस्था है न्यूनतम भंडारण प्रणाली।
व्यवस्था कौन सी है? न्यूनतम भंडारण प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह बैंक जिसकी स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता शहर में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी, वह थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उस वक्त उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में करी गई थी, और अंग्रेजों में यूरोपीय प्रबंधन ने इसकी आधारशिला रखी थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की 1770 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण मतलब डीमोनेटाइजेशन की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन से थे? वह थे उर्जित पटेल। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 8 नवंबर 2016 को जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था देश में, तो उस वक्त गवर्नर कौन थे उस बैंक के, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के? तो वह थे उर्जित पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2000 रुपए के बैंक नोट की बीमाएँ थी, वह थी 66 मिलीमीटर इंटू 166 मिलीमीटर। यह आप याद रखिएगा कि 2000 बैंक के नोटों की बीमाएँ कितनी थी? 66 मिलीमीटर इंटू 166 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई की क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से किन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो वह है मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण। इन दोनों भागों में उसे विभाजित किया जाता है। किसको? आरबीआई की क्रेडिट क्रेडिट नियंत्रण विधियों को। वह है मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण। से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है, तो वह कौन से प्रधानमंत्री हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में सेवा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है M1। M1 मौजूदा मुद्रा को दर्शाता है जनता के पास जो है। भीम का पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूर्ण रूप क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? BHIM का, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। और देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया है कि भीम का फुल फॉर्म क्या है, मतलब उसका पूर्ण रूप क्या है? BHIM का। तो बी से हो गया आपका भारत, एच से हो गया आपका जो इंटरफेस हो गया आई से, और एच से आपका हो गया, उसी में एम हो गया आपका मनी। जब उसको कन्वर्ट करेंगे आप तो हिंदी में भारत इंटरफेस फॉर मनी वही हो जाएगा उसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह बैंक जो अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया, वह बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। वह बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MG रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किस मूल्य के सिक्के द्वारा जारी किए गए थे? वह थे 100 रुपए के सिक्के। 100 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे MG रामचंद्रन की जन्म शताब्दी के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह केंद्रीय बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है, वह है नाबार्ड। नाबार्ड इकलौता ऐसा केंद्रीय बैंक है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण एवं इसकी घोषणा की जाती है, वह की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसे कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण एवं उसकी घोषणा। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा बैंक जो है भारत की मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण और उसकी घोषणा करता है, तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सन 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया उत्पाद SBI एक्सक्लूसिव लोकार्पित किया गया। इस उत्पाद की वित्तीय प्रकृति है धन प्रबंधन। इसकी वित्तीय प्रकृति है धन प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छपा किस कौन सा सिंबल भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है? वह है सांची का स्तूप। जो सांची का स्तूप है वह उसमें मतलब प्रतीक के रूप में छपा हुआ है भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप। यह आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में रूपांकन किया गया है। किसका रूपांकन किया गया है? हम्पी का पत्थर से बने रथ का। जो हम्पी एक मतलब शहर है साउथ इंडिया में, तो हम्पी के पत्थर से जो रथ बना है उसका मतलब चित्र बना है 50 रुपए के नोट पर उसके पृष्ठ भाग में। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये किसने बनाया है? ये आरबीआई द्वारा जारी किया गया था 50 रुपए के नोट पर। अभी जल्दी जारी किया गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपए के नोट में विशेषता है रानी की वाव की आकृति की। रानी की जो वाव है
उसकी आकृति की 100 रुपए के नोट पर उसको मतलब एक चिन्ह के रूप में उसकी विशेषता दिखाई गई है 100 रुपए के नोट पर। और ये किसने, कौन से बैंक ने किया है? आरबीआई ने। आरबीआई द्वारा इसको मतलब प्रेजेंट किया गया है 100 रुपए की नोट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही 200 रुपए के नोट में किस नंबर के कोडीय ब्लीड लाइनें मौजूद हैं? वह है 4। 4 कोडीय ब्लीड लाइनें मौजूद हैं 200 रुपए के नोट पर। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने नंबर की कोडीय ब्लीड लाइनें 200 रुपए के नोट पर मौजूद हैं, तो वह है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही आते हैं। वह यूरोपीय देश जिसने सर्वप्रथम बैंक नोटों की शुरुआत की तथा हाल ही में दुनिया में पहला कैशलेस मतलब नकदी रहित देश बनने के कारण सुर्खियों में है, तो वह है स्वीडन। स्वीडन एक एकमात्र ऐसा पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा यूरोपियन देश है जिसने सर्वप्रथम बैंक नोटों की शुरुआत की और साथ में दुनिया में पहला कैशलेस मतलब नकदी रहित देश बनने के कारण सुर्खियों में रहा, वह था स्वीडन। नेफ्ट और आरटीजीएस किसके साधन है? वह है मुद्रा अंतरण। मुद्रा अंतरण के साधन है नेफ्ट और आरटीजीएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह बैंक जिसने भारत की बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा प्रारंभ की, वह है आईसीआईसीआई बैंक। वह कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अमूर्त परिसंपत्ति है साख। साख एकमात्र ऐसी अमूर्त परिसंपत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी है? वह है 20। कितनी है वह? 20। आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है और आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु जितने भी साझेदार होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कितनी है? वह सीमित संख्या है उनकी अधिकतम 20। या आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला बैंक कौन सा था? वह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जैसे कि मैंने भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि वह कलकत्ता शहर में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। वह भारत का एकमात्र ऐसा पहला बैंक था। वह उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी है 10,000 रुपये। अभी जो देश में सबसे बड़ी करेंसी के रूप में चल रही है वह है 10,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है वह है भारतीय महिला बैंक। एकमात्र ऐसा बैंक भारत देश में जो केवल महिलाओं के लिए मतलब है, तो वह है भारतीय महिला बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति मतलब जमानत राशि होती है, वह है कर्जदार की परिसंपत्ति। वह कर्जदार की परिसंपत्ति होती है जो जमानत राशि के रूप में ऋण के लिए समर्थक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मुद्रा नोटों के अग्र भाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? वह है इंटैग्लियो प्रिंटिंग। उसे कहते हैं इंटाग्लियो प्रिंटिंग। यह आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि किस टेक्निक का मतलब उपयोग करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भारतीय मुद्रा नोटों के अग्र भाग पर दिखाई देने देने के लिए। तो वह टेक्नोलॉजी है इंटैग्लियो प्रिंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियामक प्राधिकरण है, वह है बैंको। वह क्या है? बैंकों का उसका आरबीआई के बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की आई वर्क एट द रेट होम पहल किसके लिए है? वह है बैंक की महिला कर्मचारी के लिए। उसे बैंक की महिला कर्मचारी के लिए इस्तेमाल करते हैं आई वर्क एट द रेट होम आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप है, वह है आईएफएससी। आईएफएससी एकमात्र इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप है। ये आपका 3 पेपर में पूछ चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीपीओ एसआई हो गया और एसएससी सीएचएसएल टीयर ने पूछा गया था क्वेश्चन ये कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप क्या है? वह है आईएफएससी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नकद मूल्य का है, वह है 86%। वह कितना परसेंट है? 86% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा किसकी विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है? वह है सरकारी प्रतिभूतियां। वह क्या है? सरकारी प्रतिभूतियां। उन पर विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है सरकारी प्रतिभूतियों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिव्य वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है, किसको प्रकाशित करता है? कौन सी बैंक को? भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक को प्रकाशित करता है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट द्विवार्षिक की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। CIBIL का पूर्ण रूप है, वह है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। CIBIL का फुल फॉर्म है ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप है, वह है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वह है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? वह है 99%। कितना है? 99% हिस्सा है भारत सरकार का नाबार्ड में। मतलब एक तरीके से बात टोटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मतलब 99% हिस्सा है उसका नाबार्ड में भारत सरकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैर निष्पादित संपत्ति शब्द संबंधित है, वह संबंधित है बैंकिंग से। वह शब्द बैंकिंग से संबंधित है। गैर निष्पादित निष्पादित संपत्ति। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है रिवर्स रेपो दर। उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस दर पर RBI बैंकों को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेपो रेट। उसे कहते हैं रेपो रेट। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं इन दोनों में से कोई एक। तो आप इन दोनों को मतलब याद रखिएगा कि रिवर्स रेपो दर और रेपो रेट क्या होता है और किससे रिलेटेड है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिटकॉइन या DASH या इथेरियम या मोनोरो या लाइट कॉइन और जेट कैश जैसे क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अनियमित साधनों को नाम दिया गया है। उसे नाम दिया गया है इनिशियल क्वाइन ऑफ ऑफरिंग। ऑफरिंग करके उसका नाम दिया गया इनिशियल क्वाइन ऑफरिंग। किसको? बिटकॉइन को। DASH, फिर इथेरियम हो गया, फिर मोनोरो हो गया, फिर लाइट कॉइन हो गया और फिर जेट कैश जैसे जितने भी क्रिप्टो करेंसी के मतलब मुद्राएं हैं, क्रिप्टो मुद्राएं हैं उसे बोलते हैं हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। उसका उपयोग करके इन परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने का एक अनियमित साधन है, वह है इनिशियल क्वाइन ऑफरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2018 में वित्त मंत्री ने चुनावी बंधों की घोषणा की है। ये बंद किस बैंक से खरीदे जा सकते हैं? वह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उन्हें हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली की स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? वह है एक्सिस बैंक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि वह कौन सा ऐसा बैंक है जो आधार से आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करता है। तो वह है भारत का एकमात्र ऐसा बैंक, वह है एक्सिस बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह बैंक जो ग्राहक सेवा के लिए इंटरैक्टिव ह्यूमनॉइड इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट, जिसे IRA बोलते हैं, शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, वह है HDFC बैंक। वह कौन सा बैंक है जिसने IRA टेक्निक का इस्तेमाल किया है? वह है HDFC बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ARDC किस बैंक की शाखा है? वह है नाबार्ड की। किसकी शाखा है? नाबार्ड की शाखा है। RD ARDC। ARDC नाबार्ड की बैंक की शाखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? वह 4 घंटे के लिए खुलता है। बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और कम से कम न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। 4 घंटे इसमें आप याद रखिएगा कि वो न्यूनतम 4 घंटे के लिए खुलता है बैंकिंग आउटलेट हफ्ते में 5 दिन के अलावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BPLR का पूरा नाम है, वह है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। BPLR का फुल फॉर्म है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2017 में ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में नकदी रहित भुगतान शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस निजी क्षेत्र के बैंक को शामिल किया गया था? वह था ICICI बैंक। कौन सा बैंक था वो? ICICI बैंक, जिसे दिसंबर 2017 में ई नाम से मतलब नकदी रहित भुगतान शुरू करने के लिए भारत सरकार ने मतलब उसे अपॉइंट किया था, वह था ICICI बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक मतलब SIDBI का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता उसके लिए शब्द का उपयोग किया जाता है, वह है बेस रेट। बेस रेट शब्द का उपयोग करते हैं अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर को
जिससे अधिक बार ऋण नहीं दे सकता है, उसके लिए बेस रेट को के शब्द का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह संगठन जिसके द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं, वह एकमात्र ऐसा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं। उसे डिसाइड भी करता है, उसे भी मैनेज भी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तत्काल पीपीएफ खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? वह है आईसीआईसीआई बैंक। वह कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक, जिसने भारत देश में पीपीएफ खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए, तत्काल मतलब पीपीएफ की सुविधा प्रदान करने के लिए वह बैंक बना है, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है? वह है आईसीआईसीआई बैंक। वह कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कौन सा मतलब भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है? वह है भारत क्यूआर कोड। तो आपको पता ही होगा कि भारत क्यूआर कोड भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू करी गई है, उसे वह है भारत क्यूआर कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत वह राज्य जिसने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है, वह कौन सा राज्य है? मेघालय। मेघालय नॉर्थ ईस्ट में इकलौता ऐसा राज्य है, या पूरे भारत देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, मेघालय, जिसने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। वह है मेघालय राज्य। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैम मतलब जन धन आधार मोबाइल, जिसे जेएएम से नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, उस योजना का शुभारंभ किया गया था, उसे शुरू किया गया था अगस्त 2014 में। कौन से महीने में? अगस्त के महीने में, सन 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज है, वह कितना कवरेज है? 2 लाख रुपए। कितने कवरेज है? 2 लाख रुपए का जोखिम भरा कवरेज है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करना है, वह है प्रोजेक्ट सशक्त। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट सशक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, सेवाओं को बेहतर बनाने और बिना बैंक खाते वाली ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेश को प्राप्त करने के लिए दर्पण मतलब डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया को लॉन्च किया है। उसे लॉन्च किया गया है केंद्रीय संचार मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया उसको? केंद्रीय संचार मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई थी, वह शुरू करी गई थी वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन को शुरू किया गया था ताकि भारतीय जन धन योजना को गति मिल सके, काफी स्पीड से वो आगे बढ़ सके। यह स्कीम उसमें कारण बना था वित्तीय समावेशन। यह आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है, उसे कहते हैं जन धन योजना। उसे कहते हैं प्रधानमंत्री की जन धन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? वह होनी चाहिए 65 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। तभी आप राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना में आपकी उम्र अगर 65 वर्ष है तो उससे कम की है तो आप पंजीकरण नहीं करवा सकते राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत। ये कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए सन 2010 में एक पहल शुरू की गई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वह है स्वावलंबन योजना। वह कौन सी योजना थी? स्वावलंबन योजना। इसे 2010 में वो उस पहल को शुरू किया गया था। किसके लिए? खासकर जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक लोग थे जो बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करते थे, उनके लिए स्वावलंबन योजना शुरू करी गई थी 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बोझ बनी परिसंपत्तियों की समस्या का हल निकालना है, वह है सशक्त। वह कौन सा है? वह है सशक्त।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस किसके द्वारा विनियमित है? वह है पीएफआरडीए द्वारा। किसके द्वारा है वह? अनियमित, विनियमित मतलब पीएफआरडीए द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए किस नामक स्कीम शुरू की थी? वह थी 5 स्टार विलेज। वह कौन सी स्कीम थी? 5 स्टार विलेज, जिसे 2020 में डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक से संबंधित वह स्कीम शुरू करी गई थी। उस स्कीम का नाम है 5 स्टार विलेज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य है गैर कॉर्पोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान। यही उसका मेन मोटिव है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, कि गैर कॉर्पोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना। उसी का प्रावधान मतलब वही उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना मतलब पीएमजेडीवाई की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? वह थे अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। वह है इंद्रधनुष 2.0। वह क्या है? इंद्रधनुष 2.0, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि है। वह न्यूनतम राशि है 1,000 रुपये। कितनी कम से कम राशि मिलती है अटल पेंशन योजना के तहत? 1,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह संगठन जो भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है, वह है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। कौन सा उद्योग है वह, कौन सा ऐसा संगठन है जो भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है? सफल नहीं, विफल उद्योगों के लिए। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो वह है एकमात्र ऐसा संगठन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह संगठन जो भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण करता है, वह है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। वह एक ऐसा एकमात्र संगठन है भारत देश में जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह अधिनियम जो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है, वह है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे फेमा नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फेमा नाम से। और वह है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, एकमात्र ऐसा अधिनियम जो भारत से बाहर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है। और ये क्वेश्चन आपका जो है यूपीएसआई में पूछा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है, वह है भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपना आरबीआई। वही जो है भारत देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है, मतलब उसे मैनेज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्य कार्यालय स्थित है। मैंने आपको पहले बताया था वह मुंबई शहर में स्थित है। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने इसकी बात करी थी कि वह महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। नाबार्ड का मुख्य कार्यालय मतलब उसका हेडक्वार्टर जो मेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। वह की गई थी सन 1982 में। कौन से सन में की गई थी? सन 1982 में भारत के निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थापना की गई थी, वह बैंक था। उस बैंक की मतलब सन 1982 में। ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे, वह थे मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ था, वह लागू हुआ था जून 2000 में। वह लागू हुआ था जून 2000 में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलयन किया गया था। वह किस बैंक से किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसका विलयन किया गया था, उसे मर्ज किया गया था, मतलब मिला दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक के साथ सन 2017 में भारतीय महिला बैंक को। इसे आप याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बहुपक्षीय बैंक जिसमें सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है, वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। वह क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैंकिंग में आरटीजीएस और आईएफएससी का पूरा रूप है, वह है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। वह है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये दोनों साथ में, आरटीजीएस का ये रूप है और आईएफएससी का ये रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। दोनों के रूप इसमें फुल फॉर्म्स का दिया गया है भारतीय बैंकिंग से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पदेन अध्यक्ष हैं, वह है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वही मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, वही उसके हेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य है, क्या टारगेट है भारत के बैंकों के राष्ट्रीयकरण का? पहला, जमा राशियों की मात्रा में विस्तार करना। दूसरा है ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना। और तीसरा है शाखाओं का असीम विस्तार। शाखाओं, जितने भी बैंकिंग शाखाएं हैं उनका असीम तरीके से विस्तार करना है। यह तीन लक्ष्य हैं, तीन मेन टारगेट हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यूपीएसआई बैच में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे आप याद रखिएगा। तीन टारगेट हैं मेन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए। पहला, जमा राशियों की मात्रा में विस्तार करना। दूसरा है ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना। और फिर तीसरा सबसे आखिरी में है शाखाओं का असीम विस्तार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? वह है सफेद लेबल एटीएम। वह क्या है? सफेद लेबल एटीएम। इस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कर बजट निवेश नहीं है, वह है सावधि जमा, जिसे एफडी कहते हैं। एफडी जो है वह कर बजट निवेश नहीं है। एफडी जिसे कहते हैं सावधि जमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही, एक ऐसा कर जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है, वह है भूमि राजस्व। कौन सा ऐसा कर है जिसकी वसूली केवल राज्य सरकार ही कर सकती है? मतलब वह है भूमि राजस्व। क्या है वह? भूमि राजस्व। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और देखिए यूपीएसआई बैच में पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार ही कर सकती है, मतलब केवल राज्य ही कर सकता है, केवल स्टेट ही कर सकता है। वह है भूमि राजस्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही, किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? वह है किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला भारतीय राज्य जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है, वह है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। केरला जो साउथ इंडिया में पड़ता है, वह एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, वह नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि वही सारी बैंकों का मतलब मेन हेड वही लीड करता है, तो वही भारतीय रिजर्व बैंक, अपना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही देश में मुद्रा की आपूर्ति को मैनेज करता है, मतलब उसको नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रुपए चिन्ह का क्या मतलब है? वह है भारतीय रुपए का। जो सिंबल आप देख रहे हैं, जो रुपए में आर जो बना होता है, वह चिन्ह, इस चिन्ह का क्या मतलब है? वह है भारतीय रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपए की तुलना में वह विदेशी मुद्रा जिसका मूल्य अधिकतम है, वह है ब्रिटिश पाउंड। क्या कहते हैं उसे? ब्रिटिश पाउंड। वह रुपए की तुलना में उसका काफ़ी मतलब अधिक उसकी करेंसी है, उसका विदेशी मुद्रा काफ़ी ज़्यादा अधिक है रुपए की तुलना में, इंडियन करेंसी के मुकाबले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही, 50 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, तो साइन होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के। रिजर्व बैंक के गवर्नर के 50 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं या उसके सिग्नेचर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही कहलाती है, उसे कहते हैं विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं उसे? विमुद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह समिति जो सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है, वह है रंगराजन समिति। कौन सी समिति है वह? जो सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है, वह है एकमात्र ऐसी समिति
रंगराजन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो पहला उदाहरण आपका हो गया बेरोजगारी भत्ता, दूसरा आपका हो गया सामाजिक सुरक्षा भुगतान, और तीसरा क्या है? वृद्धावस्था पेंशन। ये 3 उदाहरण है हस्तांतरण भुगतान के। पहला बेरोजगारी भत्ता, दूसरा सामाजिक सुरक्षा भुगतान, और फिर तीसरा लास्ट में क्या है? वृद्धावस्था पेंशन। यहाँ का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 3 एग्जाम्पल बताइए हस्तांतरण भुगतान के। और देखिए आपका यूपीपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल क्या क्या है हस्तांतरण भुगतान के। पहला है बेरोजगारी भत्ता, पहला, और फिर दूसरा है सामाजिक सुरक्षा भुगतान, और फिर तीसरा लास्ट में है वृद्धावस्था पेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था मतलब HEFA के गठन हेतु किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया है? वह है कैनरा बैंक। कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में स्थित है सिडबी का हेडक्वार्टर या फिर सिडबी का मुख्यालय। और सिडबी को कहते क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह कथन जो मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है वह है मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। जब मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा होता है तो वह सही व्याख्या करता है मुद्रा संकुचन के अर्थ का मतलब यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नीति का एक साधन नहीं है, वह है माल और सेवा कर। उसे कहते हैं माल और सेवा कर। वह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन बिल्कुल नहीं है, माल और सेवा कर। आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यूपीपीएससी आश्रम पद्धति में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति के बारे में अगर बात करें तो वह कौन सा साधन नहीं है, वह है माल और सेवा कर।